कैसे हैं आप? आपके बीच में फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा 7 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आज हम 8वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारा जो आज का पाठ का नाम है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब आप सोचेंगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है ये राजनीति का विषय कैसे हो गया? ये तो भूगोल में पढ़ना चाहिए, हम इसमें क्या अध्ययन कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल भूगोल का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जितने भी हमारे कला के जो विषय होते हैं, चाहे वो इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, सभी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। एक की समस्या दूसरे की समस्या होती है। तो इसी क्रम में जब ये पर्यावरण जो है या प्राकृतिक संसाधन का कोई स्वरूप इतना बड़ा हो जाता है कि वो राजनीतिक रूप धारण कर लेता है, तो वो राजनीति का विषय बन जाता है। जैसा कि पहले हमने पढ़ा है, सिर्फ हमने अपनी संधियों के बारे में, देशों के संबंधों के बारे में पढ़ा। 7वें अध्याय में थोड़ा सा और बड़ा हम ले गए और हमने गरीबी और भुखमरी, महामारी के बारे में भी बात की। करनी भी चाहिए क्योंकि ये सारे मुद्दे राजनीति से जुड़े हुए हैं। नागरिक राजनीति का विषय है और जब नागरिकों से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो राजनीति विज्ञान की समस्या होती है। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि पर्यावरण बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है या किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जब बात आती है तो और उस पर विवाद हो जाता है 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच, जैसे कि महासागरों में इस समय हो रहा है। दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो जहाँ पर चाइना और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं, वो वहाँ के संसाधनों के दोहन के लिए। तो ये विषय अब किसका हो गया? राजनीति का विषय हो गया है। प्राकृतिक चीज़ है लेकिन वो राजनीति के अंतर्गत, क्योंकि जब 2 देश या 2 से अधिक देश जब टकराते हैं तो वो राजनीति का विषय अपने आप हो जाता है। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्तमान में प्रदूषण फैल रहा है और आपका ये पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, जिसके चलते मानव के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। और ये अब राजनीति विज्ञान का विषय है क्योंकि राजनीति विज्ञान का व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि इसमें सुरक्षा की जो हम बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य भी पहली आवश्यक शर्त है। तो स्वास्थ्य चूँकि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के उसमें या पर्यावरण असंतुलन कहेंगे, प्रदूषण ना कहेंगे, हम उसको पर्यावरण असंतुलन की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पर्यावरण में वर्तमान में हमें देखने को मिल रही हैं कि ये असंतुलित हो रही हैं? उसी क्रम में हम देखते हैं, पहला जो है दुनिया भर में कृषि योग्य जो भूमि है उसमें बढ़ोतरी ना होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि कृषि हमें खाद्य पदार्थ देती है। कृषि भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, इवन घटती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। रहने के लिए लोग मकान बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते जा रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, है ना। तो इस क्रम में वो कहाँ बन रहे हैं? कहीं ना कहीं पहले जो कृषि भूमि थी उस पर ही बन रहे हैं। तो अब कृषि भूमि के आकार में कमी हो रही है और जो कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट को पैदा करती है। खाद्यान्न, जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्न की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जमीन का रकबा घटता जा रहा है और लोगों की नीड बढ़ती जा रही है। जो जलाशय हैं वो सूख रहे हैं, उनमें प्रदूषण हो रहा है। जो मत्स्य संसाधन है, जो मछली पालन जो हमारा उद्योग था वो भी खाद्य आपूर्ति का एक बड़ा साधन था, उसमें भी कमी आ रही है। जलाशय प्रदूषित हो रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो इस सबसे खाद्य समस्या उत्पन्न हो रही है। खाद्यान्न का संकट भी, चूँकि किसी देश के नागरिकों को अगर प्रॉपर भूख की पूर्ति नहीं होगी, पोषण की पूर्ति नहीं होगी, तो भुखमरी और कुपोषण होगा, तो ये राजनीति का विषय हो जाता है। इसीलिए हम इन विषयों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो बिंदु है हमारा वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की करीब लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता जो है उसको स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं है। कितनी गंभीर समस्या है। स्वच्छ पेयजल नहीं होगा, प्रदूषित जल जब हम पिएंगे तो संक्रमण फैलेगा, हम बीमार होंगे और असमय काल के गाल में समा जाएंगे। लगभग ये रिपोर्ट बताती है कि 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष जो है इन देशों के काल के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा पानी, दूषित जल, दूषित भोजन हमारे अंदर कुपोषण के साथ साथ बीमारियों का भी घर है। और चूंकि जब इतनी गरीबी है तो स्वच्छ जल नहीं उपलब्ध हो रहा, तो इलाज, स्वास्थ्य कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे? तो ये सारी समस्याएं मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, एक नागरिकों के स्वास्थ्य से और मानव जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। अगला जो हम देखते हैं, वनों की कटाई हो रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जल वर्षा को आकर्षित करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है बनाए रखते हैं। जो विभिन्न जीव जंतु हैं
संसार में जो पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं, वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। और अगर उनके प्राकृतिक आवासों को, जब जंगल नहीं होंगे तो प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे। आज आपने देखा होगा जो शेर हैं, जंगली जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, बाघ हैं, इन सब में कमी आ रही है। इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो अवस्था थी वो नष्ट हुई है जंगलों की कटाई से, है ना, अंधाधुंध कटाई से जो है पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ा है और वर्षा भी प्रभावित हुई है, वर्षा कम हो रही है, जंगल कट रहे हैं और वन्य प्राणी भी भूखों मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं या काल के गाल में समा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और जो राजनीति का विषय बन जाता है। अगला है ओजोन गैस में कमी और ओजोन परत में छेद से पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ना, असंतुलन। तो हम इस तरह से देखते हैं कि कैसे ओजोन परत का छेद जो है, ओजोन गैस में कमी आ रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है और उसका सीधा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, आम जनता के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ रहा है। ये ओजोन में छेद किसी एक देश की वजह से नहीं हुआ, ये पूरे विश्व में जो प्रदूषण बढ़ा है, जो ताप में वृद्धि हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसका नतीजा है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं समुद्र तटीय प्रदूषण से समुद्र तटीय बसाहट को नुकसान। अर्थात जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही या वनों से ही नहीं रह गया है, ये समुद्र तट पे भी आप देखते हैं, हम घूमने करने जाते हैं या फैक्ट्रियों का कचरा कहीं ना कहीं आगे चल के केमिकल्स जो है समुद्र में आके मिल रहे हैं और उससे समुद्र तट का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके नाते वहाँ जिसका जो समुद्र का मध्यम जो जल है, मध्य भाग का, वो तो ठीक है, पर आसपास का समुद्र तटीय जो जल है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है। और उसके हम देखें कि बहुत बड़ी आबादी विश्व की इन समुद्र तटों के किनारे बसी हुई है। तो इसको अगर यहाँ नुकसान पहुँचेगा तो इस बसाहट को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी अब राजनीति विज्ञान का एक विषय बन जाता है। अगला है पर्यावरण को कौन क्षति पहुँचा रहा है। अब जो विषय आते हैं, ये तो हमने नुकसान की बात कर दी कि क्या बिंदु है। अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय ये कैसे है पर्यावरण। तो बात प्राकृतिक संसाधनों की हो रही है और पर्यावरण की हो रही है। अब प्राकृतिक संसाधन जो है वो विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी हैं जो किसी एक देश के अंतर्गत नहीं है ना। तो उन पर किसका अधिकार होगा? जैसे ज़्यादातर समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, समुद्र है, उसमें अपार खनिज, अपार संसाधनों का भंडार मौजूद है। उन पर किसका अधिकार होगा, किस देश का अधिकार होगा, कौन कितना दोहन करेगा, ये विषय चूँकि अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है तो ये राजनीति का विषय हो जाता है। क्योंकि अगर इस विवाद को नहीं सुलझाया गया, समझौते नहीं किए गए, तो टकराव की स्थिति पैदा होगी, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच में भी दक्षिणी चीन सागर में हम देख रहे हैं। इसी क्रम में ये बात करेंगे कि कैसे ये पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, कौन सा देश पहुंचा रहा है, फिर अगर ये पहुंचा रहा है तो इस नुकसान की क्षति या भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही कौन तय करेगा। तो ये सब जब बिंदु यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं तो ये राजनीति का विषय बन जाते हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं कि विश्व की बहुत सारे जो है सम्मेलन किए गए थे इसके लिए कि अब पर्यावरण 1960 के दशक से लोगों में चेतना जागृत हुई कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और अंत में मनुष्य जाति को, पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव जाति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कुछ चेतना जागृत हुई और लगभग इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1972 में क्लब ऑफ रोम जो एक प्रतिष्ठित क्लब था उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, अर्थात जो विकास है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जो आर्थिक विकास है वो टिकाऊ नहीं है, ये यहाँ तो हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन यहाँ उसका नीचे डाउन में जा रहा है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, उससे एक टेम्परेरी ग्रोथ हो रही है। तो इस पर इन्होंने ध्यान आकर्षण किया था। और 1980 में जब ओजोन परत में छेद मिला तो पूरे विश्व जो है चौंक गया और चेत गया और कहीं ना कहीं चिंतित भी हो गया और लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब क्या करें। तो उसके लिए 1992 में एक बहुत बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरो में, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जिसको जाना जाता है, और उसमें बैठकर मंथन हुआ था। कुछ जवाबदेहियाँ तय की गई थी विकसित देशों की लगभग, क्योंकि हम देखें तो ये जो प्रदूषण है उसमें कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों का भाग ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध का जो भाग है प्रदूषण में, जो
कहेंगे कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। इस सम्मेलन में भी जो राष्ट्र आए थे तो विकसित देशों के चिंता का विषय था कि कैसे ओजोन परत में छेद को रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग कमी की जाए, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के जो राष्ट्र थे उनका मुद्दा था कैसे आर्थिक विकास किया जाए और पर्यावरण के संतुलन के समझौते को कैसे लागू किया जाए, कैसे उस पर साझा समन्वय स्थापित किया जाए। तो दोनों के अलग अलग मुद्दे थे, क्योंकि ये तो विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, अभी ग्लोबल वार्मिंग और उस पर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये अभी विकास में बहुत पीछे है। कहीं ना कहीं चूंकि उच्च वृद्धि इन्होंने की है विकसित राष्ट्रों ने, तो इनकी जवाबदेही ज़्यादा तय होती है प्रदूषण को कम करने के ऊपर। अगला इसमें संगठन में जो है कम से कम इतना बड़ा ये सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो कि 170 देशों ने भाग लिया था, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन आए थे और कई बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें भागीदारी की थी और सभी ने बैठकर चर्चा की थी। व्यापक स्तर पर कुछ निर्णय भी लिए गए थे और उन पर आगे क्रियान्वयन भी किया गया था और कुछ साझेदारी भी तय की गई थी। इसमें एक एजेंडा 21 जारी किया गया था रियो डी जेनेरो में, एजेंडा 21, जिसमें ये कुछ 21 बिंदु थे कि कैसे कैसे करके इस पर्यावरण को प्रदूषण को जो है रोक सकते हैं या कौन से देश की कितनी जवाबदेही होगी, ये उसमें तय किया गया था। इसी क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की साझी सुरक्षा, संपदा की सुरक्षा। विश्व की साझी संपदा, हवा, पानी है ना, वायुमंडल, ये सब साझी संपदाएं हैं। इसके अंतर्गत क्या गया था, वायुमंडल है, बाहरी अंतरिक्ष है, आपका अंटार्कटिका है और समुद्री सतह, ये क्या है, साझी संपदा है, किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। ये समुद्र किसी एक देश में नहीं है, वो पूरे में फैला है, कई देश उसके अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल सभी जगह है, बाहरी अंतरिक्ष सभी देशों का है, तो ये साझी संपदा है, इनको लेकिन साझा नुकसान पहुंच रहा है। तो इसमें जवाबदेही तय करनी थी कि कैसे जवाबदेही तय करेगी, कौन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो बात चल रही थी यहाँ पर, कुछ प्रयास किए गए थे इसको लेके। तो अंटार्कटिका संधि हुई थी 1959 में, अंटार्कटिका संधि की गई थी कि अंटार्कटिका को कैसे नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकता है। मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 में और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार जो है 1991 में, और इसी क्रम में जो मैंने बताया अभी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में और अंत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ये सारे प्रयास जो हैं सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए हुए थे और अभी भी बहुत सारे दौर जारी हैं जो इस पर बातचीत चल रही है। तो इन सब चीज़ों में ये तय किया गया था कि किसकी जिम्मेदारी, तो साझी संपदा है, लेकिन नुकसान किसने ज़्यादा पहुंचाया, जवाबदेही उनकी ज़्यादा बनती है। चूँकि विकसित राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी के द्वारा सूचना वो प्रौद्योगिकी के जरिए वहाँ पर अंतरिक्ष में जो है बाढ़ लगा दी है संचार उपग्रहों की। इसी तरह समुद्र सतह पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रदूषण फैलाया है, यानी वायुमंडल को भी प्रदूषित किया है। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति विकास के नाम पर जो हुई है वो उन्होंने की है। इसी क्रम में ध्यान आकर्षण किया गया था कि 1987 में कि ये जो विकास है वो सतही विकास है, टिकाऊ विकास नहीं है, ये टेम्परेरी विकास है। आप विकास के नाम पर अंधाधुंध पॉल्यूशन फैला रहे हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो और अंत में इसका खामियाजा पूरे विश्व समुदाय को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र तल की सतह जो है 2 मीटर बढ़ी तो मालदीव पूरा का पूरा समा जाएगा और आपका जो है बांग्लादेश आधा और थाईलैंड भी। तो ये इतना सारे देशों की कोई गलती नहीं है, इन्होंने अकेले ने कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाया, सभी देशों ने फैलाया, लेकिन खामियाजा ये देश भुगतेंगे आगे। और उससे ज़्यादा, ये तो 2 मीटर की बात हुई है, अगर समुद्र सतह और बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग से तो ये बहुत बड़ा विनाश का कारण बना है। कई बार हमने सुना है द्वारिका पानी में डूब गई थी, आज कहते हैं हम द्वारिका मिली है, नीचे जलमग्न बहुत सारी चीज़ें मिलती। क्यों, कहीं ना कहीं उस समय भी ऐसे ही कुछ प्राकृतिक रहा होगा संतुलन, जिसके कारण वो पूरी की पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर समा गई। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब चेतना होगा और जन जागृति जारी है, कुछ सम्मेलन भी हो रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। और ये क्योटो प्रोटोकॉल था, इसको भारत ने भी साइन किए थे, लेकिन भारत और चाइना को इससे दूर रखा गया था इसकी शर्तों से, क्योंकि इनकी जवाबदारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इन्होंने इनके उसको नुकसान उतना ज़्यादा नहीं पहुंचाया था जितना कि अन्य विकसित राष्ट्रों ने। तो इसमें से इनको मुक्त रखा गया था चाइना और भारत को। इसी क्रम में आज अभी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, अपने विचार जरूर प्रकट करें, कैसी लग रही है वीडियो, क्या और इसमें होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।